हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग 10th क्लास की भूगोल की कक्षा का पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 10th क्लास की जो पहला पार्ट है भूगोल का, संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे और एकदम ऑब्जर्वेशन के साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जो पहला पार्ट है उसका नाम क्या है? संसाधन एवं विकास। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो संसाधन क्या है? संसाधन हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले वैसे वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आ रहे हैं। ठीक है, तो वही क्या है? एक प्रकार से संसाधन है। जैसे ये मार्कर क्या है? एक प्रकार से संसाधन है, क्योंकि इसका हम उपयोग कर रहे हैं। ये बोर्ड, ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये भी क्या है? एक प्रकार से संसाधन, यानी ऐसी वस्तुएं जिसका हम लोग अपने दैनिक दिनचर्या में उपयोग कर रहे हैं। तो ये सारे वस्तु क्या है? हमारे संसाधन है। ठीक है, जैसे फोन हो गया, मोबाइल हो गया, ये घर हो गया, भवन हो गया, ये जितने भी वस्तु हैं ये सब क्या है? एक प्रकार से एक संसाधन है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि संसाधन के बाद संसाधन के प्रकार। अब आता है संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के 3-4 प्रकार हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संसाधन का प्रकार में सबसे पहले जो आता है वो आता है उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले जो आता है वो आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला है जैव संसाधन। जैव संसाधन, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे बायोटिक रिसोर्सेस, और होता है दूसरा होता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन, इसको बोलते हैं एबायोटिक रिसोर्सेस। तो समझते हैं कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जैव संसाधन। तो जैव संसाधन किसे कहेंगे? तो जैव यानी इससे पता चला, जैव यानी जीव। ठीक है, ऐसा संसाधन जिसको हम लोग जीव मंडल के द्वारा प्राप्त करते हैं, जैसे प्राणी जात हो गया, जंतु जात, जैसे मनुष्य हो गया, ये किसमें आता है? ये जीव मंडल में आता है। तो जीव मंडल ऐसा संसाधन जिसका हम लोग जीव मंडल से प्राप्ति करते हैं वो क्या कहलाता है? जैव मंडल। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहले आता है वो इंसान, हम लोग मनुष्य को देख सकते हैं, फिर प्राणी जात हो गया, वनस्पति हो गया। तो ये सब क्या है? एक प्रकार से जैव संसाधन है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन किसे कहेंगे? वैसे संसाधन जो हम लोग को मृत चीजों से प्राप्त होता है। मृत चीजों से कहने का अर्थ है कि ऐसे संसाधन जिसे हम लोग मृत चीजों से प्राप्त करते हैं, जैसे चट्टान हो गया, ठीक है, नदी हो गया, तालाब हो गया, ये सब क्या है? एक प्रकार से अजैव संसाधन है, जिसमें कोई जान नहीं होता, जो जीव मंडल के द्वारा नहीं प्राप्त किया जाता है। तो ये सब क्या हो गया? अजैव संसाधन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला है जैव, फिर दूसरा है अजैव। तो जैव जो जिसको हम लोग जीव मंडल से प्राप्त करते हैं, अजैव जिसको हम लोग जीव मंडल से प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे संसाधन के, ये पहला प्रकार था। अब हम लोग दूसरा प्रकार के बारे में देखेंगे। दूसरा प्रकार में क्या आता है कि इसको हम लोग समाप्यता के आधार पर, अर्थात समाप्ति के आधार पर देखेंगे। समाप्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। समाप्ति के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार इसका होता है नवीकरणीय संसाधन। पहला क्या है? नवीकरणीय संसाधन। फिर दूसरा है इसका अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे नवीकरणीय को रिन्यूएबल रिसोर्स, और इसको बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, एक है हम लोग का नवीकरणीय संसाधन, एक है अनवीकरणीय। अब हम लोग समझते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन सुन के ही लग रहा है कि नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होगा जो नया होगा।
ठीक है, यानी जिसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वैसे संसाधन जिसको हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जल, पानी का हम लोग एक बार उपयोग कर लिए तो फिर से वर्षा होगा, फिर वो पानी आएगा। नदी तालाब गर्मियों के दिनों में सूख जाती है, उसके बाद क्या होता है, फिर मानसून आता है मई जून में, उसके बाद फिर जून के बाद क्या होता है, फिर से नदी तालाब भर जाते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार से जल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। ये वायुमंडल, वायु क्या है, एक प्रकार से नवीकरणीय संसाधन है, ये वायु कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे संसाधन जो कभी खत्म नहीं होगा वो है नवीकरणीय संसाधन। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सारे क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जो एक बार उपयोग करने पे क्या होता है, समाप्त हो जाता है या समाप्ति के करीब आ जाता है। जैसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन में सबसे मुख्य उदाहरण मानते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या है, इसको हम लोग एक बार उपयोग में ले आएंगे ना तो ये क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा और इसे दोबारा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे। तो ये संसाधन क्या है, एक प्रकार से ये जितने भी संसाधन है एक प्रकार से क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो हम लोग समझ पाए, पहला क्या देखें, नवीकरणीय संसाधन जिसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं एक बार उपयोग करने के बाद, और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन में जिसको हम लोग एक बार उपयोग करेंगे तो फिर वो दोबारा प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे संसाधन को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। ये जो है ये उत्पत्ति के आधार पर भी हम लोग दो प्रकार के पढ़े और हम लोग समाप्यता यानी समाप्ति के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के पढ़े। पहला है नवीकरणीय संसाधन, फिर है अनवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। इतना तो हम लोग समझ पाए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यह है तीसरा प्रकार, स्वामित्व के आधार पर संसाधन, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार से है। कितने प्रकार के, चार प्रकार के। पहला हम लोग देंगे निजी, फिर दूसरा देंगे सामुदायिक, फिर तीसरा देंगे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन भी होता है, और चौथा हम लोग देंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निजी संसाधन। निजी संसाधन किसे कहेंगे, निजी संसाधन वैसे संसाधन जो हम लोग अपने निजी जीवन में अपने लिए बनाए हैं और अपने लिए ही यूज करें। जैसे कोई किसी का भी हो सकता है पर्सनल पार्क हो, ठीक है, किसी का पर्सनल फील्ड हो, उसने खुद के लिए बनाया है, वहाँ पे जो भी उत्पादन कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, कंज्यूम अपने लिए कर रहा है, उपभोग के लिए कर रहा है, ठीक है। या फिर कोई अपना पार्क बनाया है वो अपने लिए बनाया है। तो इस प्रकार के संसाधन को क्या बोलेंगे, इस प्रकार के संसाधन को हम लोग बोलेंगे निजी संसाधन, ठीक है। अब उसके बाद आता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन यानी किसी गांव में अगर मान लीजिए किसी गांव में अगर 40, 50, 60 ऐसे कोई परिवार रहते हैं, तो वहां पे अगर कोई भी ऐसा स्थल जहाँ पे सार्वजनिक स्थल जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे कि मंदिर हो गया, ठीक है, जल भरने के लिए कुआं हो गया, उसके बाद शमशान घाट हो गया, ये सब क्या है, सामुदायिक संसाधन है। यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं है, यहाँ पे उस गांव के सभी व्यक्तियों का स्वामित्व है। यानी ये एक प्रकार से क्या हो गया, सामुदायिक संसाधन जिसमें गांव के सभी लोगों का स्वामित्व होता है, ठीक है। तो पहला हम लोग देखें निजी संसाधन, जिसमें पर्सनल अपने लिए जो संसाधन बनाया जाता है वो है निजी संसाधन। उसके बाद सामुदायिक संसाधन, ठीक है, सामुदायिक संसाधन में गांव के सभी लोगों को स्वामित्व होता है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा जो आता है वो है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसे बोलेंगे, ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन जैसे कि हमारे ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत के इसके तीनों ओर क्या है, पानी है। ये हम लोग 9th क्लास में देखें, इसके तीनों ओर पानी है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। तो इसके पानी है तो इसके तटवर्ती क्षेत्र में एक तट रेखा खींचा गया है, ठीक है। इस तट रेखा के 12 मील, कितना, 12 मील तट रेखा, भारतीय तट रेखा के 12 मील के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी रिसोर्सेज, किसी भी प्रकार का कोई भी संसाधन अगर मिले तो वो संसाधन किसका कहलाएगा, भारत का कहलाएगा। यानी राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन है जो अपने राष्ट्र के तट रेखा से 12 मील के अंदर पाए जाने वाले संसाधन होते हैं, ठीक है। यानी ऐसा संसाधन जो किसी देश के
भौगोलिक सीमाओं के, ठीक है, भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत 12 मील की दूरी के अंतर्गत पाए जाने वाले संसाधन को क्या बोलेंगे हम लोग? राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे बोलेंगे? तो इसे भी समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जो तट रेखा से 12 मील तो हो गया, ये राष्ट्रीय, लेकिन हमारे किसी भी राष्ट्र के भौगोलिक सीमाओं के 200 मील, कितना? 200 मील, 200 मील के बाद, ठीक है, समुद्री मार्ग में मान लीजिए यहाँ पे हिंद महासागर है, हिंद महासागर, हिंद महासागर में कोई अगर किसी भी प्रकार का संसाधन मिल रहा है जो भारत के और इधर ऑस्ट्रेलिया के, इधर अफ्रीका के, इधर सोमालिया, जितना तंजानिया, जितने भी देश है, इन देशों के 200 मील के बाद में पाया गया है, तो वो संसाधन क्या कहलाएगा? वो संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा, क्योंकि ये इस संसाधन पर किसी एक देश का स्वामित्व नहीं होगा, क्योंकि ये जो संसाधन पाया गया ये कहाँ? प्रत्येक देश के 200 मील के बाहर पाया गया है। जैसे आर्कटिक में रिसर्च जो हो रहा है वो क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। आर्कटिक में भारत का भी रिसर्च सेंटर है, रूस का भी है, यूएसए का भी है, तो वो एक प्रकार से क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, वहाँ पे कोई भी देश जाके अपना रिसर्च कर सकता है, ठीक है। ये हम लोग देखें स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? पहला निजी संसाधन, फिर सामुदायिक संसाधन, फिर राष्ट्रीय संसाधन, फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे संसाधनों के प्रकार में चौथा प्रकार है विकास के आधार पर। किसके आधार पर? विकास के आधार पर। विकास के आधार पर भी संसाधन 4 ही प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होगा वो है संभाव्य संसाधन, फिर दूसरा है विकसित संसाधन, और चौथा है भंडारण, और पांचवा हम लोग बोलेंगे संचित कोष, ठीक है। एक एक करके समझेंगे। जो पहला ये है विकास के आधार पर संसाधन, ठीक है। विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? ये भी 4 प्रकार के हैं। जो पहला प्रकार है वो क्या है? संभाव्य संसाधन, यानी कि वैसा संसाधन, ठीक है, जिसकी खोज हो गया है लेकिन एक अनुमान लगाया गया है कि इतना यहाँ पे पाया जाता है। जैसे भारत में जो संभाव्य संसाधन है वो क्या है? भारत में जो कोयला का जो ये है ना, स्वरूप, कोयला का चार रूप होता है, तो जो सबसे महंगा है, जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो है एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट कोयला भारत में नहीं पाया जाता है, तो इसलिए भारत में वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि जो भारत का जो जम्मू कश्मीर है ना, वहां पे जम्मू कश्मीर रीजन में एंथ्रासाइट कोयला है। तो ये क्या है? एक प्रकार से एक संभाव्य संसाधन है। इसको पता लगाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि भारत में जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाएगा, अगर उसको निकाला जाएगा तो इस प्रकार से हम लोग जाने कि ये क्या है? एक प्रकार का संभाव्य संसाधन, क्योंकि कितना है ये ज्ञात नहीं हो पाया है कि इतना टन है, 40 टन है, 100 टन है, इतना टन है, मतलब ये ज्ञात नहीं हुआ था। इस प्रकार के संसाधन को हम लोग क्या बोलेंगे? संभाव्य संसाधन। इसके बाद आता है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन यानी कि वे संसाधन जिसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं, ठीक है, जिसका खोज हो चुका है और इसका माप तोल का पैमाना भी खोज हो चुका है और इसका मूल्य भी तय कर दिया गया है। मूल्य अर्थात कोयला हो गया, हम लोग क्या है, कोयला हम लोग माप लेते हैं कि इतना टन है, ठीक है। उसके बाद पेट्रोल हो गया, 1 लीटर माप लेते हैं, इसका मूल्य भी निर्धारित कर दिया गया है। तो ऐसे संसाधन को क्या बोलेंगे? विकसित संसाधन। जो संसाधन हम लोग यूज कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, जिसका माप तोल हो चुका है, जिसका मूल्य भी निर्धारित किया गया है, तो ऐसे संसाधन को क्या बोलेंगे हम लोग? विकसित संसाधन। अब आता है भंडारण। तो भंडारण किसको बोलेंगे? वैसे संसाधन जो हमारे आसपास भंडार है, बहुत ज्यादा है, बहुत मात्रा में है, तो वैसे संसाधन को क्या बोलेंगे हम लोग? भंडारण संसाधन। जैसे भंडार संसाधन में आ जाएगा जल, पानी जो है ना, पानी भारत के कोस्टल एरिया के बाद, ये जो प्रायद्वीप पे भारत है, इसके तीनों ओर क्या है? इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, उसके बाद नीचे हिंद महासागर, यानी भारत के आसपास में जल ही जल है। लेकिन ये जो जल है ना, ये एक प्रकार से कैसा जल है? लवणीय जल है, और इस जल का उपयोग हम लोग सीधे तरीके से नहीं कर सकते। यानी ये जो भंडारण जल है ना, इसका उपयोग भविष्य में हो सकता है अगर हम लोग लवणीय जल को मीठे पानी के रूप में कन्वर्ट करेंगे, परिवर्तित करेंगे, तो इस जल का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। यानी कि भंडारण में भी संसाधन है जो हमारे आसपास तो है, बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये क्या है? एक प्रकार से
एक प्रकार से मीठे पानी के रूप में नहीं है, एक लवणीय जल है। जो लवणीय जल है उसको पीना बहुत ज्यादा नामुमकिन है, ठीक है। लवणीय जल को पिया ही नहीं जा सकता है, इतना ज्यादा खारा पानी है, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या देखे, संभाव्य संसाधन, उसके बाद विकसित संसाधन, उसके बाद भंडारण संसाधन, उसके बाद संचित कोष। तो संचित कोष भी क्या है, एक प्रकार का भंडारण ही है, ठीक है। संचित कोष जो है ये भी एक प्रकार का क्या है, भंडारण है। लेकिन ये जो भंडारण है ना, जो पहले वाले भंडारण से अलग है, जल से अलग है, क्योंकि ये जो संचित कोष है जिसमें हम लोग वैसे संसाधन को रखेंगे जिसका उपयोग हम लोग, जिसका पता लगा लिया है, ठीक है, उसका मूल्य भी निर्धारित है, और उसका उपयोग हम लोग कैसे करें, सतत तरीके से कर रहे हैं, मतलब ज्यादा उपयोग नहीं कर रहे, उसको भविष्य के लिए बचा के भी रख रहे हैं। तो इस प्रकार के संसाधन को क्या बोलेंगे, इस प्रकार के संसाधन को हम लोग संचित कोष बोलेंगे, ठीक है। चलिए, ये जो संसाधन के प्रकार है ये चारों प्रकार हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा तब हम लोग सतत पोषणीय विकास को देखेंगे, और जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ उसको भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। एक बार सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं, संसाधन किसे कहेंगे, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन बोलेंगे, ठीक है। जैसे मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, ये सब क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। अब संसाधन के प्रकार, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पहला है जैव और दूसरा है अजैव, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। तो बायोटिक यानी जैव संसाधन जिसको हम लोग जीव मंडल से प्राप्त करते हैं, और अजैव संसाधन जिसको हम लोग जीव मंडल से प्राप्त नहीं करते हैं, जैसे कि नदी हो गया, पहाड़ हो गया, ये सब। और जैव मंडल में मनुष्य खुद हो गया, ठीक है, जानवर हो गए, वनस्पति जात हो गए, ये सब जैव मंडल में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे संभाव्य यानी ये समाप्तता के आधार पर संसाधन, यानी कि समाप्त होने के आधार पर देखेंगे संसाधन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला प्रकार नवीकरणीय संसाधन रिन्यूएबल, और अनवीकरणीय संसाधन नॉन रिन्यूएबल। तो नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसको हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे संसाधन को हम लोग बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। जैसे जल, पानी, जल हो गया, हवा हो गया, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन जिसका उपयोग हम लोग एक बार करने के बाद दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वैसे संसाधन को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। इसमें आएगा कोयला आएगा, जीवाश्म ईंधन जितने भी है, डीजल आएगा, पेट्रोल आएगा इत्यादि। अब हम लोग देखेंगे, अब जो आता है वो आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन पहला हम लोग क्या देखेंगे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो होगा वो पहला होगा निजी संसाधन। वैसे संसाधन जो हम लोग निजी अपने उपभोग के लिए करते हैं, जैसे अपना फील्ड लगाए हैं, वहां पे कोई भी उत्पादन कर रहे हैं तो वो किसके लिए करे, अपने लिए कर रहे हैं, तो वो क्या है, हम लोग का निजी संसाधन है। अपने लिए पार्क बनाए तो वो क्या है, हमारे लिए निजी संसाधन, ठीक है। अब इसके बाद आता है सामुदायिक संसाधन। किसी गाँव में जैसे कि एक कुआं बनाया गया, तो कुआं में पानी कौन भरेगा, पूरे गांव के लोग भरेंगे। तो वैसे संसाधन जिसमें पूरे गांव के लोगों का स्वामित्व हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सामुदायिक संसाधन बोलेंगे। शमशान घाट, वहाँ पे क्या है, शमशान घाट में पूरे गांव के लोगों को जलाया जाता है, तो वैसे संसाधन जिसमें सभी लोगों के स्वामित्व हो उसको हम लोग सामुदायिक संसाधन बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जो किसी भी राष्ट्र के भौगोलिक सीमाओं के 12 मील के अंदर में पाया जाता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जो किसी भी राष्ट्र के भौगोलिक सीमाओं के अंदर 200 मील के अंदर के बाद पाए जाने वाले संसाधन होते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया आर्कटिक महासागर, आर्कटिक में रिसर्च सेंटर खोला गया, तो वो क्या है, एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, वहाँ किसी भी देश का कोई स्वामित्व नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लास्ट जो है विकास के आधार पर संसाधन। तो विकास के आधार पर संसाधन में देखें हम लोग एक संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारण संसाधन और संचित कोष। संभाव्य संसाधन वे संसाधन जिसका उपयोग हम लोग नहीं किए हैं, मतलब पता लगाया गया है कि ये संसाधन भारत में विद्यमान है। जैसे भारत में जम्मू कश्मीर क्षेत्र में एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है। और दूसरा है विकसित संसाधन, वे संसाधन जिसको हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करें और एक निश्चित मापतोल का रूप दिया गया है और उसका मूल्य भी निर्धारण किया गया है, वैसे संसाधन को विकसित संसाधन बोलेंगे। इसके बाद आता है भंडारण। वे संसाधन जो हमारे चारों ओर विद्यमान तो है लेकिन हम लोग उपयोग में नहीं ला रहे, इस पे कोई भी टेक्निकल रिसर्च नहीं हुआ है जिसके कारण से ये उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। जैसे भारत के कोस्टल क्षेत्र में, तटवर्ती क्षेत्र में क्या मिलता है, खारा पानी, ठीक है, लवणीय जल, जिसका उपयोग हम लोग अभी भी नहीं कर पा रहे, तो ये क्या है, एक प्रकार से भंडारण है।
और संचित कोष भी क्या है, एक प्रकार का भंडारण है जिसमें हम लोग उसको उपयोग भी कर रहे हैं और उसका मूल्य भी निर्धारित किए हैं और उसको बचा के भी रख रहे हैं। तो वैसे संसाधन जिसको हम लोग बचा के रख रहे हैं वो है संचित कोष। ठीक है, तो ये है संसाधनों के प्रकार। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।